जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि नोटबंदी की वजह से देश में जिस तरीके से हाहाकार मचा हुआ है और जिस तरीके से मोदी जी पूरी तरीके से एक्सपोज हुए हैं, गरीब बेचारा जिस तरीके से बेहाल है, भूखों मरने की नौबत आ रही है। तो अब इस माहौल से निकलने के लिए मोदी जी रोज कोई ना कोई नौटंकी कर रहे हैं। क्योंकि वो बड़े अच्छे इवेंट मैनेजर हैं, अभिनय अच्छा करते हैं, नौटंकी अच्छी करते हैं, तो आज उन्होंने फिर एक और नौटंकी करने का काम किया है। वो कह रहे हैं कि 8 नवंबर के बाद से 31 दिसंबर तक बीजेपी के तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलएज, विधायक, ये अपना जो ट्रांजैक्शन है, बैंक अकाउंट का ट्रांजैक्शन, उसका हिसाब किताब पार्टी अध्यक्ष को दें। ये इतना बड़ा फार्स है कि आप सोच नहीं सकते। पहली बात तो ये कि अमित शाह जी कौन होते हैं, क्यों उनको कोई ट्रांजैक्शन दिया जाए? अगर वाकई में करना है तो पब्लिक में रखें, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिया जाए, ताकि जनता को पता चले कि कितना ट्रांजैक्शन हुआ, कितना ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, उसमें कितना गलत है, कितना सही है, कितना ब्लैक है, कितना व्हाइट है। लेकिन जो खबर है, खबर तो यह है कि 8 नवंबर के पहले बीजेपी के तमाम नेताओं को, मंत्रियों को, एमएलएस को, विधायकों को, बड़े नेताओं को इस बात की पूरी जानकारी थी कि 8 नवंबर की रात से ये डीमोनेटाइजेशन होने वाला है, 500 और 1000 के नोट बंद होने वाले हैं। इसीलिए बिहार के अंदर जमीनें खरीदी जा रही। अचानक बैंक डिपॉजिट जुलाई से लेकर नवंबर तक के बीच में आश्चर्यजनक रूप से बढ़ जा रहा। पैसा विदेश साइफन ऑफ किया गया। तो ये सारा हिसाब किताब जो है, असल बैंक का ट्रांजैक्शन तो तब पता चलेगा कि 8 नवंबर के पहले बीजेपी के नेताओं के बैंक में, उनके अकाउंट में किस तरीके का और किस नेचर का ट्रांजैक्शन हुआ है, यह पता चलना चाहिए। वो ट्रांजैक्शन जो 8 नवंबर के पहले का ट्रांजैक्शन, उसके 6 महीने प्रायर टू 6 मंथ्स प्रायर टू 8 नवंबर, उन खातों की जांच होनी चाहिए बीजेपी के तमाम नेताओं की। उनमें किस तरीके का ट्रांजैक्शन हुआ, उनमें कितना ब्लैक एंड व्हाइट हुआ, वो पैसा कहां गया, किसको दिया गया, कितने जमीन खरीदी गई, बेनामी प्रॉपर्टी किसकी थी, उनके परिवार वालों का ट्रांजैक्शन में कितना ट्रांजैक्शन था। तो मैं ये कह रहा था कि बीजेपी के नेता, एमपी, एमएलए 8 नवंबर के बाद का अपना बैंक का ट्रांजैक्शन अमित शाह जी को क्यों दें? अगर इतना रखना ही है तो जनता के बीच में रखें और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने रखें, उनके बीच में क्यों? दूसरा यह कि अगर करना ही था तो यह पता चले कि 8 नवंबर के पहले के 6 महीने तक तमाम बीजेपी के नेताओं के, छोटे बड़े नेताओं के बैंक ट्रांजैक्शन का हिसाब किताब जनता के बीच में आना चाहिए। न केवल उनके नेताओं का, बल्कि उनके परिवार के सभी लोगों का, उनके नौकर तक का भी। क्योंकि जानकारी यह है कि 8 नवंबर के पहले सारी बीजेपी के नेताओं को इस बात की जानकारी थी और लाखों एकड़ की संख्या में, करोड़ों एकड़ की संख्या में बेनामी प्रॉपर्टीज खरीदी गई। सारी खबरें अखबार के अंदर हैं, वो भी लोगों के बीच में सामने आना चाहिए। वो क्यों छिपाया जा रहा है, उस बारे में क्यों नहीं की? ये नौटंकी क्यों की जा रही कि अमित शाह के सामने है हासिल कर, सिर्फ जनता के बीच हवा बनाने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए, झूठ बोलने के लिए? मेरा सवाल यह है कि मोदी जी अगर इतने ही ईमानदार हैं तो 2014 का लोकसभा का चुनाव हुआ, उस लोकसभा के चुनाव में सबको मालूम है कि हिंदुस्तान का सबसे महंगा चुनाव था और सबसे ज्यादा ब्लैक मनी अगर किसी एक आदमी ने खर्च किया तो वो नरेंद्र मोदी है। 10,000 से लेकर 25,000 करोड़ तक का पैसा खर्च हुआ उसमें, उसका हिसाब दे। बीजेपी जो दावा कर रही काला धन पे काम करने की, 80% बीजेपी का जो फंड है वो ब्लैक मनी है। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा गृह मंत्रालय से कह रखा है कि इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए।
आज तक 80% फंड जो बीजेपी का है, जो ब्लैक मनी है, उसका हिसाब किताब बीजेपी नहीं दे रही है। क्यों? हाईकोर्ट ने, दिल्ली हाईकोर्ट ने बाकायदा जो फॉरेन फंडिंग के मसले पर बीजेपी को दोषी पाया है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि एफसीआरए जो एक्ट को रेट्रोस्पेक्टिवली बदलने की कोशिश की जा रही है। यह गंभीर मसला है। आम आदमी पार्टी खुलेआम कहती है कि सारी राजनीतिक पार्टियों को आरटीआई के अंदर आना चाहिए। बीजेपी क्यों इसका विरोध कर रही? क्यों? क्या कारण है इसका? तो मेरा तो साफ तौर पे कहना है, पार्टी का साफ तौर पे मानना है कि मोदी जी नौटंकी करना बंद कर दीजिए। देश के सामने आपकी असलियत खुल गई है। गांव देहात, छोटे कस्बों में छोटा व्यापारी, रेडी पटरी वाला मजदूर, लोअर मिडिल क्लास, सिर्फ चंद पूंजीपति जिनको ये पता है कि ब्लैक का व्हाइट कैसे करना चाहिए, व्हाइट का ब्लैक कैसे करना चाहिए, सिर्फ वही खुश हैं। बाकी सब लोग बेहाल हैं। और आज हालत ये है कि कल जो सैलरीड क्लास है उसके अकाउंट में पैसा जाएगा, उसका महीने का खर्चा कैसे चलेगा, यह आज की सबसे बड़ी चिंता है। तो मैं दिलीप भाई से कहूंगा कि वो सैलरीड क्लास के संदर्भ में जो हम पार्टी बात रखना चाहती है वो उस पर अपना पक्ष। दोस्तों, एक चीज तो स्पष्ट है कि जिस केओस का, जिस बदतर आर्थिक स्थिति का हम सब अंदाजा लगा पा रहे हैं, ना जाने क्यों ये सरकार उस कड़वे सच को इस देश से छुपाना चाहती है। हमारे समाज का, हमारे इकोनॉमिक सिस्टम का एक साइकिल होता है जो अमूमन उस तारीख से शुरू होता है जिस तारीख पे एक बड़ा हिस्सा हमारे आर्थिक तंत्र का तनख्वाह बांटता है, सैलरीज डिसबर्स करता है। इस महीने का आखिरी हफ्ता चल रहा है और 1 तारीख आने वाली है। 1 तारीख को या उस तारीख से सैलरीड एम्प्लॉइज के अकाउंट में पैसा जाना है। आज की स्थिति क्या है? 2 बहुत बड़े बड़े बैंक के बाहर से मैं खुद होके आया हूं। नोएडा आईसीआईसीआई बैंक, नोएडा का सबसे बड़ा ब्रांच है आईसीआईसीआई बैंक का। लंबी लाइन लगी हुई है। आरबीआई के ऑर्डर्स के बावजूद 4000 रुपए से ज्यादा एक आदमी को नहीं दिया जा रहा है। वसुंधरा गाजियाबाद सेक्टर 11 एक्सिस बैंक, लगभग 400 लोग लाइन में लगे हुए हैं सुबह से। उनमें सिर्फ 50 लोगों को और उनकी आवश्यकता को धता बताकर सिर्फ 10-10 हजार रुपए डिस्बर्स किए जा रहे हैं। मतलब एकदम एविडेंट है कि कहीं भी बैंक में, एटीएम में पैसा नहीं है। तो जो सबसे बुरी स्थिति है नोटबंदी की वजह से जो पैदा होने वाली है, सरकार उस सच को देश से क्यों छुपा रही है? सरकार क्यों नहीं बता रही है कि क्या उनके एटीएम्स और बैंक्स में 1 तारीख को जब पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा तो पर्याप्त कैश अवेलेबल होगा लोगों के लिए? सरकार क्यों नहीं बता रही है कि इस देश के सैलरीड क्लास को चिंता करने की जरूरत नहीं है? सरकार इसलिए नहीं बता रही है क्योंकि सरकार को पता तो है कि कैश बिल्कुल खत्म हो चुका है। पर यह सच, जो दरअसल उनकी असफलता का भी सच है, उनकी नाकामी का भी सच है, उनकी गंदी नीयत का भी सच है, वो जनता के बाहर आ जाएगा। 2 और महत्वपूर्ण बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। आज सुबह मैंने देखा कुछ टीवी चैनल्स फिर से शुरू हो गए ये बताने की कवायद में लग गए कि अब सब कुछ ठीक हो रहा है जी, नॉर्मल हो गया सब कुछ। और ये अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही है कि आरबीआई ने अपने नॉर्म्स जो है वो ढीले कर दिए, 24,000 से अधिक पैसा अब निकाला जा सकता है। ये बहुत गैर जिम्मेदाराना किस्म की इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है।
क्योंकि आरबीआई ने जो ये नॉर्म ढीले किए हैं वो सशर्त किए हैं, और वो जो शर्त है वो एकदम कुछ माइक्रोन में जो टेक्स्ट लिखा है उस लेवल में बताया जा रहा है। शर्त यह है कि 24,000 से अधिक आप तभी निकाल सकते हैं जब आप वर्तमान में जो लीगल टेंडर्स हैं नोटों के उनमें डिपॉजिट्स करते हैं, तब आप निकाल सकते हैं। अरे महाराज, किसको बेवकूफ बना रहे हो? एक तो जनता के पास करंट लीगल टेंडर है नहीं, जिसके पास है वो पहले अपने घर में राशन खरीदने की कवायद में लगेगा, और ऊपर से आप कह रहे हो कि अगर लीगल टेंडर में आपने डिपॉजिट किया है तो आप 24,000 से ज्यादा निकाल पाओगे। चलो हम ये मान लेते हैं कि सैलरीड क्लास इससे फायदे में होगा, तो फिर अगर सैलरीड क्लास फायदे में होगा तो ये कैश क्रंच फिर आड़े नहीं आएगा क्या? ऑब्वियसली आड़े आएगा। तो कुल मिला जुला के आपने जो आम लोगों की जिंदगी दोज़ख कर रखी थी कल, वही आज भी है, वही कल भी होने वाली है। कर आप सिर्फ इतना रहे हैं कि रोजाना इस प्रकार के नए तुगलकी फरमानों को लाकर आप जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सतत कोशिश में लगे हुए हैं चीजों को नॉर्मलाइज करने की, जबकि ग्राउंड पे कुछ भी नॉर्मलाइज नहीं हो रहा। एक और बात जो मैं जोड़ना चाहता हूं, ये जो वॉलंटियरली डिस्क्लोजर इनकम स्कीम लाई है सरकार 50% वाली, 50% की स्कीम जिसमें 30% टैक्स, 30% टैक्स के ऊपर 33% सरचार्ज, यानी लगभग 10% का सरचार्ज जो हो जाता है 40%, और 10% पेनाल्टी। पेनाल्टी के ऊपर अभी राघव भाई डिटेल में बात करेंगे। मतलब यह हुआ कि काले धन को सफेद करने के लिए कमीशन खोरी की इकोनॉमी पहले बीजेपी के दलालों ने खड़ी की। पहले 10% में कन्वर्ट होना शुरू हुआ, फिर 15% में कन्वर्ट होना शुरू हुआ, ब्लैक का व्हाइट होना शुरू हुआ, फिर वो 20% में कन्वर्ट होने लगा, फिर 25 में होने लगा, 30 में होने लगा, 35% में भी कन्वर्जन हो रहे हैं। अमाउंट पर डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट। अब माननीय मोदी जी को अपना काला धन रखने वाले मित्रों की तकलीफ देखी नहीं जा रही, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने घोषणा कर दी कि भाई साहब अब सरकार दलाल बन गई है, अब आपको इधर उधर मुंह मारने की जरूरत नहीं है। पिछले दरवाजे से 30-35% दे के अपना ब्लैक व्हाइट में कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। जो पैसा, मोदी जी ने कहा कि जो पैसा मेरे वायदे के मुताबिक 30 तारीख के बाद कचरे में कन्वर्ट हो जाना था, आप सभी आइए, मैं आपको मोहब्बत करता हूं, और सरकार को दलाल बनाकर 50% कमीशन खाकर आपके काले धन को सफेद करने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। एक अनरिटन स्टेटमेंट सरकार ने दिया कि मैं काला धन धारक को 50% की कमीशन खाकर सफेद धन में कन्वर्ट करने का वचन देता हूं। यह एक अनरिटन डिक्लेरेशन है। जैसे रिजर्व बैंक के गवर्नर लीगली वैलिड टेंडर्स के ऊपर यह वचन देते हैं कि मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन अदा करता हूं। बड़ी शर्मनाक स्थिति है कि सरकार, हमारी सरकार, चुनी हुई सरकार, इन काला धन धारकों के हितों का ध्यान रखते हुए आम आदमी की कमर तोड़ते हुए कह रही है कि मैं काला धन धारक को 50% की दलाली खाकर बाकी के 50% को सफेद करने का वचन देता हूं। यह हालत हो गई हमारे देश की। अभी 2-3 और महत्वपूर्ण विषय नोटबंदी के नाम पर हुए इस 8 लाख करोड़ रुपए के घोटाले के संदर्भ में है, जो हमारे साथी राघव चड्ढा जी आप लोगों के समक्ष रखेंगे। दोस्तों, कल दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने आपके समक्ष ये विषय रखा था कि किस प्रकार से
ये नोटबंदी की पूरी स्कीम एक फेलियर रहा है, इस सरकार का मॉन्यूमेंटल फेलियर रहा है। ना ही इससे भ्रष्टाचार रुका है, काले धन का व्यापार बढ़ चुका है, आतंक फाइनेंस, टेरर फाइनेंस अभी भी चल रहा है। जिन आतंकवादियों को हमारे जवानों ने मार गिराया, उनके पास भी 2-2 हज़ार के नए नोट पाए जाते हैं। तो ये जो पूरी नोटबंदी की स्कीम थी, एक फेलियर रहा है मोदी सरकार का। इस स्कीम को किसी ना किसी तरीके से बचाने के लिए, इस मॉन्यूमेंटल फेलियर को बचाने के लिए, इस स्कीम को अब एक वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम में कन्वर्ट किया जा रहा है। और इस स्कीम के जरिए मोदी सरकार ने जो पहले वादा करा था कि हम काले धन वालों पर 200% की पेनल्टी लगाएंगे, उस पेनल्टी को कम कर कर केवल 10% की पेनल्टी कर दिया है। तो इस मॉन्यूमेंटल फेलियर को बचाने के लिए और अपना मुंह छुपाने के लिए इसको एक वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम का रूप दिया जा रहा है। और जो इनके अरबपति मित्र हैं, जो घोटालेबाज हैं, काले धन के धारक हैं, जिनका पैसा दिन प्रतिदिन बदले जा रहा है, वे काले से सफेद करने की मुहिम में लगे हुए हैं और बहुत आसानी से कर पा रहे हैं। उनके सामने मोदी सरकार ने घुटने टेकते हुए उन्हें कहा कि भैया 50% आप हमें दे दीजिए, 50% आप अपने पास रख लीजिए, और ये 50-50 स्कीम पेश करी। दूसरा विषय, नोटबंदी के चलते आम आदमी, आम औरत की कमर तो मोदी सरकार ने पूरी तरीके से तोड़ दी। इनकी पुरानी जो सेविंग्स हैं, जो निवेश है, उस पर भी एक बहुत बड़ा प्रहार पिछले 2-3 दिन में किया गया है। फिक्स्ड डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट्स को बहुत सब्सटेंशियली डिक्रीज करा गया है। जब आप कुछ भी पैसा बचाते हैं और बैंक में एफडी कराते हैं, जो उस पर आपको ब्याज मिलता है, जो इंटरेस्ट मिलता है, उसमें बहुत भारी कटौती सरकारी बैंकों ने करी नोटबंदी के चलते। अक्सर यह देखा जाता है कि जब इंटरेस्ट रेट नीचे आता है, आपका फिक्स्ड डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट नीचे आता है, तो लोन के इंटरेस्ट रेट भी नीचे आते हैं। यानी कि जो आपने उधार बैंकों से लिया हुआ है या जब लेंगे, उसमें भी जो ब्याज का दर होता है वो नीचे होता है, कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। परंतु अब जो सूचना आ रही है वो ये आ रही है कि लोन पे जो इंटरेस्ट की दरें हैं उसमें बढ़ोतरी हो रही है, और फिक्स डिपॉजिट में जो आपको इंटरेस्ट मिलता है उसकी दरों में डिक्रीज हो रहा है। तो ये तो अजीब नोटबंदी मोदी सरकार ने लाई है कि आम आदमी की जो जेब है, उसकी सेविंग्स है, उस पर इतना घातक प्रहार है कि जो आप बैंक में जमा कराते हैं पैसा, उसमें आपको जो ब्याज मिलता है उसकी दरें घट रही हैं, और जो आप लोन लेते हैं कि अपना कोई व्यापार करेंगे, कि घर बनाएंगे, कि बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, उसकी दरों में बढ़ोतरी हो रही है। तीसरा विषय बहुत महत्वपूर्ण है, जो हम आज आपके समक्ष, अभी आशुतोष भाई ने जिसका जिक्र करा, कि ये लोग अब ये कह रहे हैं, मोदी सरकार ने, मोदी जी ने आज ये कहा कि हमारे नेता, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चुने हुए प्रतिनिधि 8 नवंबर से 30 दिसंबर तक का अपना बैंकों का खाता अमित शाह को सौंपे। अब इसमें 3 प्रकार की दिक्कतें हैं। पहली चीज, आपने जब नोटबंदी की स्कीम लागू करी तो आपने कहा कि 8 नवंबर से 30 दिसंबर तक जितना भी ट्रांजैक्शन ऐसा होगा जो अबनॉर्मल होगा या आपकी सालाना आय से ज्यादा का होगा, उसके ऊपर इनकम टैक्स की कड़ी नजरें हैं और उस पर कार्रवाई करी जाएगी, उस पर पेनल्टी 200% की लगाएंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं, इस प्रकार की बातें कही। तो जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देख रहा है तो अमित शाह को देखने की क्या जरूरत है? और अमित शाह कब से अथॉरिटी बन गए? जिस व्यक्ति का खुद का इतिहास ऐसा रहा है, जो कई दिन, महीने जेल में काट चुके हैं, जिनके ऊपर फेक एनकाउंटर से लेकर अगवाही करने के, किडनैपिंग करने के कई प्रकार के आरोप लगे, उस व्यक्ति को लोग अपने सफेद धन या काले धन के खाते सौंपेंगे, ये मोदी जी कह रहे हैं। एक चीज। दूसरी चीज, वे ये कह रहे हैं
कि आप 8 नवंबर से 30 दिसंबर का अपना ब्यौरा दीजिए। अरे भाई, जब यह बात स्थापित हो गई कि आपके नेताओं को 8 नवंबर से पहले नोटबंदी की पूरी जानकारी थी, इसी के चलते संजीव कंबोज बीजेपी के वरिष्ठ नेता पंजाब के 2-2 हजार के नए नोटों के बंडल लेते हुए 6 नवंबर को प्रधानमंत्री की घोषणा से 48 घंटे पहले सोशल मीडिया पे फोटो डाल देते हैं। आपके वेस्ट बंगाल में बीजेपी के बैंक अकाउंट में प्रधानमंत्री के अनाउंसमेंट से कुछ घंटे पहले कई करोड़ों रुपए के बैंकिंग ट्रांजैक्शन होते हैं। जुलाई सितंबर क्वार्टर में अब नॉर्मल डिपॉजिट्स होते हैं बैंकों में, देखा जाता है तमाम बैंकों में बहुत राशि जमा हो रही है, यह देखा जाता है। और आपके बिहार के विधायक, बीजेपी के विधायक ये कहते हैं कि हमें आदेश है कि 7 नवंबर तक धड़ल्ले से जमीनें खरीदें, बिहार में जमीनें खरीदें, अन्य राज्यों में जमीनें खरीदें, ताकि बीजेपी का कालाधन का निवेश हो जाए। जब ये सारी बातें सार्वजनिक हो गई तो कम से कम 8 नवंबर से पहले की जानकारी मांगते बीजेपी के नेताओं के। 8 नवंबर के बाद की जानकारी मांगने का क्या फायदा? 8 नवंबर के बाद की जानकारी तो उन्होंने जो काला धन था वो अपना समेट लिया, कुछ साइफर बाउंड कर लिया, कुछ विदेश भेज दिया और कुछ पैसे का निवेश कर दिया रियल एस्टेट में, गोल्ड में, बुलियन में, ज्वेलरी में। तो ये कहना कि 8 नवंबर से 30 दिसंबर का खाता दो, ये तो एक जुमला है। इट्स अ फार्स, इट्स अ शैम। एक आखिरी चीज बस मैं आपके समक्ष रखूंगा। आम आदमी पार्टी ने तमाम पार्टियों को यह चुनौती दी, बीजेपी को कहा कि आप लोग आरटीआई के अंडर आइए, आप अपनी पार्टी को राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अधीन करिए। हम अपनी पार्टी को राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अधीन करने के लिए तैयार हैं। और साथ ही साथ ये बात कही कि बीजेपी अपने फंडिंग कहां से आती है वो बताए। भारतीय जनता पार्टी का 80% पैसा अननोन सोर्सेस से आता है, कोई नहीं जानता इनको कौन पैसा दे रहा है। और यह मानना सही होगा कि 80% भारतीय जनता पार्टी की फंडिंग काला धन है। आम आदमी पार्टी की 95% फंडिंग, लगभग 95% पैसा बैंकिंग ट्रांजैक्शन से आता है, चेक से आता है या ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शन से आता है। केवल 5% पैसा कैश ट्रांजैक्शन से आता है, और वो 5% भी जब नकद में लेते हैं उसको बैंक में जमा करा देते हैं। तो पूरा 100% हमारे बैंकों के खातों में जमा हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी का तो 80% पैसा पता ही नहीं कौन देता है, और ये काला धन है। तो हम ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी साथ ही साथ अपनी फंडिंग की तमाम डिटेल्स की, कौन लोग इनको कितना पैसा देते हैं, उसे सार्वजनिक करे और एक एक रुपए की जानकारी जनता के सामने रखे।